विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी 53वीं बैठक 16 जनवरी से जर्मनी में शुरू हो चुकी है। दूसरा, इस साल की बैठक का विषय है खंडित विश्व में सहयोग। और तीसरा, इसका मुख्यालय यानी विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। आपके विकल्प हैं ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक आज यानी 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो चुकी है। ये बैठक इस महीने की 20 तारीख तक चलेगी। इस साल की बैठक का विषय है खंडित विश्व में सहयोग। शिक्षाविद, निवेशक, राजनीतिक और व्यापारिक नेता और अन्य विशेषज्ञ बैठक में भाग लेंगे और विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा होगी। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस साल 12 से 16 जनवरी के दौरान मनाए जा रहे परशुराम कुंड महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ऋषि परशुराम को समर्पित ये हिंदू तीर्थस्थल मणिपुर में स्थित है। दूसरा, लोहित नदी के इस स्नान पर्व को ईशान कोण का कुंभ भी कहा जाता है। और तीसरा, इस तीर्थ का विकास 2021 से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल भक्त इसमें डुबकी लगाते हैं। ये लोकप्रिय त्यौहार पूरे नेपाल, भारत और आसपास के राज्यों मणिपुर और असम से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी कनाडा, सी ब्रिटेन अथवा ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ब्रिटेन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और यूके की सरकारों ने हाल ही में युवा पेशेवर योजना की शुरुआत करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देगी। योजना प्रतिवर्ष 3000 व्यक्तियों के लिए वीजा विनिमय की अनुमति देती है। युवा पेशेवर योजना यानी यंग प्रोफेशनल स्कीम। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक दुर्लभ और लाइलाज जेनेटिक मांसपेशीय विकार यानी बीमारी है। दूसरा, भारत में 5 लाख से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं जिसमें लड़कियों की संख्या न के बराबर है। और तीसरा, WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके लिए एक किफ़ायती उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। IIT जोधपुर डिस्ट्रॉफी एनिहिलेशन रिसर्च ट्रस्ट यानी DART और एम्स जोधपुर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक घातक और लाइलाज आनुवंशिक विकार के लिए एक किफ़ायती उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को संक्षेप में DMD कहते हैं। DMD के इलाज के लिए जो अभी मौजूदा विकल्प मौजूद हैं, चिकित्सकीय विकल्प, वो बहुत ही कम हैं और बहुत महंगे हैं और ज़्यादातर विदेशों से आयात किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। स्पीक मैके अपनी लोकप्रिय म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला यानी सीरीज का आयोजन किस नाम से कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमृत संगीत महोत्सव, बी दिव्य संगीत महोत्सव, सी अमृत संगीत सरिता अथवा ऑप्शन डी श्रुति अमृत।
व्याख्या देख लेते हैं। इस साल स्पीक मैके अपनी लोकप्रिय म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन श्रुति अमृत के नाम से कर रहा है। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। बता दें कि स्पीक मैके का पूरा नाम है द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंगस्ट यूथ। ये एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन है जो भारतीय शास्त्रीय लोक संगीत और नृत्य, योग, ध्यान, शिल्प और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करके भारतीय और विश्व विरासत के मूर्त और अमूर्त पहलुओं को बढ़ावा देता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई और दुनिया भर के 850 से अधिक शहरों में इसकी शाखाएं हैं। नृत्य व गायन शैली थुल्लल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये हास्य, व्यंग और सामाजिक आलोचना का प्रतीक है। दूसरा, इसमें मृदंगम या थोपी मड्डलम और झांझ जैसे वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, इसमें कलाकार की वेशभूषा और श्रृंगार कथकली कलाकार के जैसा ही होता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ओटन थुल्लल 18वीं शताब्दी में कवि कुंचन नाम्बियार द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक कला रूप है। इसे केरल के मंदिरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पौराणिक कथाओं को जीवंत करने के लिए छंदों में प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में केरल में इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के गोल्ड श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए परिणाम मंजूषा CBSE, बी प्रज्वल IIT मद्रास, सी प्रखर इन्फोसिस अथवा ऑप्शन डी फिजिक्स वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी परिणाम मंजूषा, जो कि CBSE की एक पहल है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 गोल्ड श्रेणी का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। CBSE ने सामाजिक आर्थिक विकास श्रेणी के लिए डेटा शेयरिंग और उपयोग में यह पुरस्कार जीता है। बोर्ड की अग्रणी IT पहल डिजिटल अकादमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा को गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया था। परिणाम मंजूषा IT विभाग CBSE द्वारा विकसित और कार्यान्वित रिजल्ट डेटा के एकल स्रोत के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन रिपोजिटरी है। साथ ही ये NEGD के डिजी लॉकर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसमें पिछले 22 सालों के बोर्ड परीक्षार्थियों और पिछले 5 सालों के सीटेट परीक्षार्थियों का रिजल्ट डेटा उपलब्ध है। परिणामों के साथ अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्रवासन प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र जैसे डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज भी डाउनलोड के लिए इस पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाबार्ड, बी वर्ल्ड बैंक, सी सेबी अथवा ऑप्शन डी RBI। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी RBI। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में घोषणा की कि वो चालू वित्त वर्ष में पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसे सार्वजनिक और निजी संस्थाएं पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त देने के लिए यानी इसकी फंडिंग करने के लिए जारी करती हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अभी 16 फरवरी से शुरू हुए भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य किरण, बी वरुण, सी इंद्रधनुष अथवा ऑप्शन डी वज्र प्रहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी वरुण। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम वरुण है। हाल ही में 16 जनवरी 2023 को इस संयुक्त नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ, जो कि 20 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास साल 1993 में शुरू किया गया था। इसे साल 2001 में वरुण नाम दिया गया था। नौसेना अभ्यास की यह श्रृंखला
भारत और फ्रांस के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गई है। पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, जो इसका कि ये 53वां संस्करण है, इसका विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए खंडित विश्व में सहयोग, बी रूस यूक्रेन युद्ध संकट और वैश्विक मानवता, सी वैश्विक विकास के प्रमुख आयाम, अथवा ऑप्शन डी महंगाई और विश्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी खंडित विश्व में सहयोग। व्याख्या देख लेते हैं। 16 जनवरी 2023 से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है खंडित विश्व में सहयोग। ये बैठक 16 जनवरी से 20 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में चलेगी। आपको बता दें कि ये इस बैठक का 53वां संस्करण है। इस बैठक में रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में विश्व के प्रमुख नेता, शिक्षाविद, निवेशक आदि भाग ले रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नीरव डी शाह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी अर्थशास्त्र, सी आईटी सेक्टर, अथवा ऑप्शन डी पत्रकारिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले नीरव प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केरल का कोल्लम जिला अभी हाल ही में सुर्खियों में था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे आधिकारिक तौर पर भारत का दूसरा संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, जिले के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, इस प्रक्रिया में 2200 प्रशिक्षक शामिल रहे, जिन्हें सीनेटर कहा गया है या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 15 जनवरी को इस बात की औपचारिक घोषणा की। इसके लिए बाकायदा एक 7 महीने का अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान 2200 सीनेटरों, जिन्हें कि प्रशिक्षक कहा जाता है, इन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों, कार्यालयों, ऑटो स्टैंड्स और जनजातीय परिषदों का दौरा किया। साथ ही संविधान की प्रस्तावना को सभी घरों, सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों में वितरित किया गया है। और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सभी जो महत्वपूर्ण पहलू है, इनके बारे में लोगों को शिक्षित किया गया। अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों, जिसमें कि लगभग 16.3 लाख लोग शामिल हैं, इनको संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जा रहा है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में रोगाणु रोधी गोनोरिया का प्रकोप किस देश में देखा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी नाइजीरिया, सी सूडान, अथवा ऑप्शन डी केन्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी केन्या। व्याख्या देख लेते हैं। केन्या में रोगाणुरोधी गोनोरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है और इस रोग के द्वारा मनुष्य की प्रजनन प्रणाली को स्थायी रूप से क्षति पहुंच सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह रोग क्लेमाइडिया रोग के बाद दूसरा सबसे अधिक होने वाला यौन संचारित रोग है। और अगर रोगाणुरोधी की बात करें तो इसका मतलब यह है कि सूक्ष्म जीवों से तैयार होने वाली एंटी माइक्रोबियल दवाओं के प्रति इस रोग के रोगाणु ने प्रतिरोध हासिल कर लिया है, यानी इम्यून डेवलप कर लिया है। इन एंटी माइक्रोबियल दवाओं का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल दवाओं के द्वारा इस रोग का इलाज नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है, यानी इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्काई हॉक, बी गरुड़, सी काइट, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी स्काई हॉक। व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, जिसका नाम है स्काई हॉक, इसे विकसित किया है। अत्याधुनिक फीचर्स से लैस ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, जिसकी वजह से इसे किसी रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से लैस है और 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसे कमांड सेंटर से सीधे ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा किस राज्य के कृषि अधिकारियों को लाइट हाउस पार्टनर के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं A ओडिशा, B केरल, C पंजाब अथवा ऑप्शन D कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यानी कर्नाटक। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के रिवॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म है रीजुबिनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, इस योजना के बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर वर्ल्ड बैंक ने इसे लाइट हाउस पार्टनर के रूप में चुना है। यहाँ के कृषि अधिकारी उप सहारा देशों में वाटरशेड मॉडल को विकसित करने के लिए परामर्श देने का काम करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में चर्चा में रहे मार्ग पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मार्ग पोर्टल स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। दूसरा, इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, संक्षेप में कहें तो DPIIT ने लॉन्च किया है। तीसरा, ये विभाग वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। आपके विकल्प हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा वाला रॉन्ग है, गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने मार्ग पोर्टल शुरू किया है, जिसका पूरा नाम मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ है। बता दें कि इस पोर्टल की सहायता से नए स्टार्टअप की मदद की जाएगी। मार्ग विविध क्षेत्रों, चरणों और भौगोलिक पृष्ठभूमियों में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की सुविधा के लिए एक एकल बिंदु प्लेटफॉर्म है, यानी सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही हीमोहॉल्ट बैंडेज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पट्टी यानी बैंडेज गहरे घाव से तेजी से बहते खून को मिनटों में ही रोक सकती है। दूसरा, इसका विकास अघरकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI पुणे द्वारा किया गया है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन D ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीमोहॉल्ट बैंडेज चिटोसन और एगोनिस्ट जैसे पदार्थों से बनाए जाते हैं। बता दें कि चिटोसन एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो रक्तस्राव को यानी ब्लीडिंग को रोकता है, और एगोनिस्ट थक्का जमने में सुधार करने वाला एक पदार्थ होता है। इसके अलावा अघरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इस मजबूत पट्टी को बैंडेज को आसानी से काटा अथवा चीरा भी जा सकता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं A गेहूं, B सोयाबीन, C बासमती चावल अथवा ऑप्शन D तूर दाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी बासमती चावल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देश में पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को तय किया है। इससे पहले निर्यात मानक निर्धारित न होने के कारण यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारतीय बासमती निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये मानक भूरी बासमती, पीसी हुई बासमती, हल्की भूरी बासमती और मिल्ड उसना बासमती समेत सभी बासमती पर लागू होंगे।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच होने वाले पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? योर ऑप्शंस आर ए दोस्ती 1, बी साइक्लोन 1, सी स्लाइनेक्स 1 अथवा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और मिस्र की सेना के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 का 14 जनवरी 2023 से शुरुआत हुआ है। यह सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। बता दें कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई अथवा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तिरुवनंतपुरम। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में G20 के सदस्य देशों ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के पहले स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की, जिसमें काफ़ी सकारात्मक और सृजनात्मक चर्चा हुआ। इस 3 दिवसीय बैठक में स्वास्थ्य और नीति आयोग के सदस्यों के साथ ही G20 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहरीन का ISA अवार्ड किस लिए प्रदान किया जाता है? आपका विकल्प हैं ए मानव सेवा, बी कला, सी साहित्य अथवा ऑप्शन डी शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी मानव सेवा के लिए दिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। बहरीन का ISA अवार्ड मानव सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना साल 2009 में बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने की थी। हाल ही में हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक डॉक्टर सैंडुक रुइट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सस्ता और सुलभ बनाने के लिए दिया गया। पुरस्कार के तहत उन्हें $1 मिलियन, एक प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में UAE के तेल कंपनी के CEO सुल्तान अल जाबेर चर्चा में थे। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, 2023 में UNFCCC के COP28 का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक मंत्री सुल्तान अल जाबेर को सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तीसरा, पहली बार जीवाश्म ईंधन उद्योग से सीधे तौर पर संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2 सत्य हैं, बी केवल 2 और 3 सत्य हैं, सी 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं, यानी तीनों ही सही नहीं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जब दुनिया तेल और अन्य जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की कोशिश में लगी हुई है, तब तेल कंपनी के CEO सुल्तान अल जाबेर के अध्यक्ष चुने जाने को हितों के टकराव के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे माघ बिहू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये झारखंड का एक फसल उत्सव है। दूसरा, इस दिन को हिंदू चंद्रवर्ष में भी शुभ माना जाता है। तीसरा, माघ बिहू की शुरुआत लोहड़ी के दिन होती है, जिसे उरुका भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बिहू असम में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, जिसमें अच्छी फसल के लिए एक आभार व्यक्त किया जाता है। बिहू त्यौहार के 3 रूप हैं, बोहाग बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। सभी कृषि कैलेंडर के मुताबिक ही मनाए जाते हैं। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों जैसे पोंगल जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, माघी जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ है, उत्तरायण जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है, इन सब में सूर्य देव की पूजा की जाती है।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल्टी जनगणना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये खारे पानी में रहने वाले सरीसृपों की जनगणना है। दूसरा, बौला जो कि खारे पानी का मगरमच्छ है, बौला परियोजना भितरकनिका अभयारण्य में चलाई जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वार्षिक सरीसृप जनगणना के मुताबिक 2023 में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है। जनगणना के लिए रात में स्पॉटलाइट, जीपीएस और मगरमच्छों की लंबाई और उम्र मापने के लिए फोटोग्राफिक इंटरप्रिटेशन तकनीक इस्तेमाल की जाती है। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट में विश्व भर में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने लीविंग नो वन बिहाइंड इन अ एजिंग वर्ल्ड विषय के साथ विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की। रिपोर्ट मानव आबादी की बढ़ती उम्र के कारण आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की पड़ताल करती है। इसके अनुसार दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या अगले 3 दशकों में दोगुनी होने की संभावना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ प्रजाति का ग्रेटर स्कॉप बतख भारत के किस राज्य में पाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, या फिर डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में ग्रेटर स्कॉप बतख की एक दुर्लभ प्रजाति पाई गई है। ये बतख लगभग 90 साल बाद यहाँ देखा गया है। इस बतख को स्थानीय भाषा में सदांगमन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक मध्यम आकार का गोता लगाने वाला पक्षी है। इस प्रजाति को मणिपुर के पक्षी विज्ञानी कुमम जुगेश्वर और वन्यजीव खोजकर्ताओं द्वारा देखा गया। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे तिरुवल्लुवर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। दूसरा, संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना संत कवि तिरुवल्लुवर ने की। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहले और दूसरे दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जाति व्यवस्था में विश्वास न रखने के कारण द्रविड़ समूह इन्हें एक संत मानते थे। तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वरुण 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और श्रीलंका, बी कंबोडिया और फ्रांस, सी भारत और बांग्लादेश, या फिर डी भारत और फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत और फ्रांस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ये अभ्यास भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है। हाल ही में चर्चा में रही वार्षिक जलपक्षी जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही हैं या हैं? और आपके कथन है, पहला, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा की जा रही यह सबसे बड़ी वार्षिक जलपक्षी जनगणना है।
दूसरा, एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 में शुरू किया गया है। आपके विकल्प हैं ए, केवल कथन 1 सही है, बी, केवल कथन 2 सही है, सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या डी, ना ही 1 ना ही 2। और इस प्रश्न का जवाब है ए। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल की सबसे बड़ी वार्षिक जलपक्षी जनगणना एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC 2023 नाम से 7 जनवरी 2023 को पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में एक साथ शुरू होकर 22 जनवरी 2023 को समाप्त हुई। 1987 में शुरू हुई यह जनगणना दुनिया भर में आर्द्र भूमि और जल पक्षियों के संरक्षण का समर्थन करती है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस ग्रह पर पहली बार एकाकी तरंग यानी सॉलिटरी वेव के प्रमाण मिले हैं? आपके विकल्प हैं ए, बुध, बी, शनि, सी, शुक्र, डी, मंगल। और इसका जवाब है डी। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एकांत तरंगों या विशिष्ट विद्युत क्षेत्र के उतार चढ़ाव की उपस्थिति के पहले साक्ष्य की सूचना दी है। इस खोज से मंगल ग्रह पर होने वाले आयन क्षय के रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकेगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस साल 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? और आपके विकल्प हैं ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। और जवाब है सी। इस साल 26 जनवरी को भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इन झांकियों में 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित की गई हैं और 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शित की जाएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस साल पहले बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेगा। आपको बता दें कि इस साल ज्यादातर झांकियों की विषय वस्तु नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। वहीं अगर पिछले 2 वर्षों के विजेता उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या के दीपोत्सव पर प्रदर्शित की जाएगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी की गई ऑक्सफाम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं या हैं? और कथन है आपके, पहला, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रमिकों की आय पुरुष श्रमिकों की कमाई का केवल 63% है। तीसरा, कोरोना महामारी के बाद से अरबपतियों की संपत्ति में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। और आपके विकल्प हैं ए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं, बी, केवल कथन 2 और 3 सही हैं, या सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं, या फिर डी, सभी कथन गलत हैं। और इस प्रश्न का जवाब है बी। व्याख्या इसका अगर हम देखें तो हाल ही में सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों की कुल संपत्ति पिछले 2 वर्षों में दुनिया के बाकी हिस्सों की कुल संपत्ति से लगभग 2 गुनी हो गई है। भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी का निचला हिस्सा 2012 और 2021 के बीच केवल 3% संपत्ति साझा करता है। ऑक्सफैम 1942 में स्थापित 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक ब्रिटिश स्थापित परिसंघ है। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ATMS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ATMS को क्रिमिनल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। दूसरा, ये सिस्टम ड्राइविंग हेतु वैध प्रमाण पत्र की जांच करेगा। तीसरा, ये राजमार्ग पर सुरक्षा मुद्दों की पहचान हेतु GIS प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं, बी, केवल कथन 2 और 3 सही हैं, सी, सभी कथन सत्य हैं, या फिर ऑप्शन डी, सभी कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल कथन 2 और 3 सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहा है। ATMS वास्तविक समय की जानकारी के माध्यम से राजमार्ग यातायात का प्रबंधन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत समाधान है।
बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वर्ष में 15 बच्चे इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 सत्य है, बी, केवल कथन 2 सत्य है, सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या फिर डी, ना ही 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक बच्चे को एक मेडल, 1 लाख रुपए की नगद धनराशि और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इस साल ये पुरस्कार 6 लड़कियों और 5 लड़कों को प्रदान किया गया है। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे जेम्स वेब टेलीस्कोप के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की। दूसरा, इस एक्सोप्लैनेट का नाम LHS 475b रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 सही है, बी, केवल कथन 2 सही है, सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला नया एक्सोप्लैनेट खोजा है। ग्रह का नाम LHS 475b है और इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल से परे हुए ग्रह हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहे मस्बा जांगबो बांध का निर्माण किस देश के द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए, म्यांमार, बी, नेपाल, सी, भूटान, या फिर डी, चीन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में तिब्बत में चीन द्वारा भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब मस्बा जांगबो नदी पर बांध का निर्माण किया जा रहा है। ये बांध उत्तराखंड के काला पानी के पास ही है। मस्बा जांगबो नेपाल में घाघरा की सहायक नदी है। इस नदी पर बांध बनाए जाने की आड़ में चीन सीमा पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा सकता है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, सर्ववैक वैक्सीन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका निर्माण CIPLA कंपनी द्वारा किया गया है। दूसरा, ये देश की पहली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। तीसरा, ये वैक्सीन राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, या फिर डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरे और तीसरे कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के CEO अदार पूनावाला ने 24 जनवरी को सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए पहली मेड इन इंडिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्ववैक लॉन्च करने की घोषणा की। सर्ववैक सीरम इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बनाई गई है। हर साल जनवरी महीने को सर्वाइकल जागरूकता माह की तरह भी मनाया जाता है, इसलिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इसे लॉन्च किया गया है। स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दूसरा, ये नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं।
उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग यानी वाटरवे है। ये नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है और एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक ये नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए आय का यानी इनकम का एक मेजर सोर्स है। अभी हाल ही में मिस्र ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है और इस पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रपोजल भेजने की बात कही है। देखिए आगे क्या होता है। अभी बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों को बाएं से दाएं के क्रम में लगाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपके ऑप्शंस हैं ए चेनाब, सतलज, सिंधु और झेलम, बी सिंधु, सतलज, चेनाब और झेलम, सी सिंधु, झेलम, चेनाब और सतलज, अथवा ऑप्शन डी झेलम, सिंधु, सतलज और चेनाब। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ध्यान से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीसरा वाला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि यानी सिंधु जल समझौता में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सिंधु नदी जल बंटवारा आज से तकरीबन 62 साल पहले 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से हुई थी। समझौते के तहत सिंधु प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। इसमें पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियां रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का एक छत्राधिकार है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देने का समझौता हुआ। हालांकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसीलिए भारत को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को ये नोटिस जारी करना पड़ा। आपके स्क्रीन पर एक मैप भी दिखाई दे रहा होगा जिस पर इंडस रिवर सिस्टम को शो किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से देख लीजिए, इनका ऑर्डर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं? पहला, इसे भोपाल में नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया गया। ये बैठक G20 के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भोपाल घोषणा पत्र मध्य प्रदेश के भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक के बाद जारी की गई या जारी किया गया। इस बैठक में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, समाज और निजी संगठनों का त्रिकोणीय सहयोग जरूरी यानी आवश्यक बताया गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू यानी बूबो निपेलेंसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला इसमें देख लेते हैं, इसे IUCN की संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न सूची में रखा गया है। दूसरा, ये केवल भारत में पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। भैया कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू ये 20 से 25 इंच लंबाई वाला एक बोल्ड शिकारी पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के वनों में पाई जाती है। यानी केवल भारत में नहीं पाया जाता है, आसपास के अन्य देशों में भी पाया जाता है। ये इंसानों की तरह अजीब सी चीख निकालता है और इसलिए इसे भारत में घोस्ट ऑफ फॉरेस्ट और श्रीलंका में डेविल बर्ड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर।
30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर, बी हैदराबाद, सी मुंबई अथवा ऑप्शन डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी अहमदाबाद। व्याख्या देख लेते हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज यानी 27 जनवरी को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यानी गुजकोस्ट, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ये सभी मिलकर के ये सम्मेलन 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें बाल वैज्ञानिकों, जाने माने शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों समेत 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देश भर के 850 से अधिक छात्र इस सम्मेलन में अपनी अनूठी परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे। SCO फिल्मोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, 28 जनवरी 2023 को SCO फिल्मोत्सव तमिल फिल्म अपाथा के विश्व प्रीमियर के साथ नोएडा में शुरू हुआ। इस उत्सव का उद्देश्य SCO क्षेत्र में फिल्म बनाने की विभिन्न तकनीक और फिल्मों की विविधता को दिखाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 28 जनवरी को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO फिल्मोत्सव तमिल फिल्म अपाथा के विश्व प्रीमियर के साथ मुंबई में शुरू हुआ, न कि नोएडा में। 5 दिन के इस उत्सव में SCO देशों की 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रतियोगी वर्ग में 14 फीचर फिल्म और गैर प्रतियोगी वर्ग में 43 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। भारत इस उत्सव को इसलिए आयोजित कर रहा है ताकि SCO क्षेत्र में फिल्म बनाने की विभिन्न तकनीक और फिल्मों की विविधता को दर्शाया जा सके। सिनेमा भागीदारी कार्यक्रमों का आदान प्रदान, युवा फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन और इस अनूठे क्षेत्र की विविध संस्कृतियों के बीच सेतु बनाने के लिए भी इस उत्सव का आयोजन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC और SCO परिषद के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए ये भारत के 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से एक है, बी ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, सी भगवान शिव को समर्पित ये श्री बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है, अथवा ऑप्शन डी बद्रीनाथ को 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र शहर और चमोली जिले में एक नगर पंचायत है। ये भारत के 4 धाम तीर्थयात्रा के 4 स्थलों में से एक है और इसका नाम बद्रीनाथ मंदिर से लिया गया है। श्री बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ को अक्सर बद्री विशाल कहा जाता है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। ये वसंत पंचमी पे यह फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में साल 2022 के लिए ICC मेंस 1 दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? आपके विकल्प हैं ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी शाकिब अल हसन अथवा ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बाबर आजम। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना है। वहीं पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत के सूर्य कुमार यादव को प्राथमिकता दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जॉनसन पुरुष एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुने गए हैं। बाबर आजम को सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंग्लैंड के नेट साइवर रॉसेल
हेहो फ्लिंट ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है इन्होंने। महिला क्रिकेट की बात करें अगर हम, तो भारत की रेणुका सिंह को वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के नेट साइवर को बनाया गया है। वहीं महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रा को तवज्जो दी गई है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे परख के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। तीसरा, इसकी अधिसूचना CBSE द्वारा जारी की गई है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी सभी कथन सत्य हैं अथवा ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी रेगुलेटर परख, फुल फॉर्म कहें तो प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, इसको अधिसूचित किया गया है। ये स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर नए मूल्यांकन पैटर्न, संचालन, विश्लेषण और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रही ग्रामीण उद्यमी योजना को किस संस्था ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तीसरे चरण के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 200 से अधिक जनजातीय महिलाओं को सम्मानित किया गया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ये परियोजना 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 2008 में वित्त मंत्रालय ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के रूप में स्थापित किया था। हाल ही में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए बैतूल मध्य प्रदेश, बी विष्णुपुर मणिपुर, सी बोकारो झारखंड अथवा ऑप्शन डी वायनाड केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये वायनाड जिला है केरल का। व्याख्या देख लेते हैं। वायनाड सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इसके लिए वायनाड जिला प्रशासन ने ABCD अभियान चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे युद्धक टैंक लेपर्ड 2 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जर्मनी द्वारा इसका निर्माण शीत युद्ध के दौरान किया गया था। दूसरा, ये डीजल के जरिए संचालित होता है। तीसरा, जर्मनी की पूर्व अनुमति के बिना भी कोई देश इसे पुनर्निर्यात कर सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी सभी कथन सत्य हैं यानी तीनों स्टेटमेंट, और डी सभी कथन गलत हैं यानी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। लेपर्ड 2 दुनिया के प्रमुख युद्धक टैंकों में से एक है। इसका इस्तेमाल जर्मन सेना समेत अन्य यूरोपीय देशों की सेनाओं के साथ साथ कनाडा और इंडोनेशिया जैसे देशों की सेनाओं द्वारा किया जाता है। ये डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है जिसमें नाइट विजन उपकरण और एक लेजर रेंज फाइंडर होता है जो किसी वस्तु की दूरी को माप सकता है और लक्ष्य पर बेहतर निशाना लगा सकता है। बिना अनुमति के जर्मन निर्मित इन टैंकों का पुनर्निर्यात करना अवैध है यानी गैर कानूनी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में नोवाक जोकोविच किस खिताब को जीतकर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए विंबलडन चैंपियनशिप, बी फ्रेंच ओपन,
सी ऑस्ट्रेलियन ओपन अथवा ऑप्शन डी यूएस ओपन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन। व्याख्या देख लेते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में जोकोविच ने यूनान के स्टीफानोस सित्सिपास को लगातार सेट में 6-3, 7-6, 7-6 से पराजित किया। साल 2021 में फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी सित्सिपास को हराकर जोकोविच ने खिताब जीता था। दोनों खिलाड़ी 13वीं बार आमने सामने थे और जोकोविच ने 11वीं बार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही जोकोविच रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी भी बन गए हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट 39A की वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। दूसरा, इसके मुताबिक फांसी के लगभग 33% सजा यौन अपराधों में दी गई है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के तहत एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और प्रोजेक्ट 39 इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा एक समूह है जो कि आर्टिकल 39A के उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है और इसने हाल ही में वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मृत्युदंड कैदियों की संख्या 2022 में बढ़कर 539 हो गई है, जबकि साल 2021 में ये 490 थी। पिछले 2 दशकों में ये एक साल में मौत की सजा के मामले में सबसे ज्यादा है। चौंकाने वाली बात है कि फांसी की सजा पाने वाला हर तीसरा शख्स यौन अपराधों से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे चिनम्पास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये बांस से बना एक फ्लोटिंग गार्डन होता है। दूसरा, ये कृषि की एक प्राचीन तकनीक है। तीसरा, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम एज़टेक मैक्सिको में हुई थी। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी तीनों सही हैं यानी 1, 2, 3 अथवा ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं यानी तीनों में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। सिंगापुर में स्वयंसेवकों का एक समूह लोगों को प्लास्टिक की बोतलों को मिनी फ्लोटिंग गार्डन में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसे चिनम्पास के नाम से जाना जाता है। ये प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए एक अभिनव उदाहरण है, एक नया उदाहरण है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल एज़टेक मैक्सिको द्वारा एक प्राचीन कृषि तकनीक के रूप में किया गया था, जिन्होंने झीलों में कृत्रिम तैरते हुए द्वीपों का निर्माण किया और उन पर पौधे और भोजन उगाने का एक तरीका खोजा था।